हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिजॉइस एजुकेशन। अब हम अपने फोर्थ चैप्टर पे है इट्स सो हैपेंड और चैप्टर का नाम है द ट्रेजर विद इन। तो स्टूडेंट्स ये चैप्टर एक इंटरव्यू है बिटवीन मिस बेला राजा और मिस्टर हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर का, जो एक लीडिंग आर्किटेक्चरल फर्म जो है वो चलाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में एच सी यानी कि हम हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर के बारे में बात कर रहे हैं और बी आर यानी कि मिस बेला राजा के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैं एच सी और बी आर का ही रेफरेंस दूंगा स्टूडेंट जब मैं इस चैप्टर को एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। सो बिफोर यू रीड में देखते हैं क्या बताया है। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हिज और हर स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये बताया स्टूडेंट्स कि हर एक इंसान जो है, हर एक बच्चा जो है वो अपने खुद के पोटेंशियल के हिसाब से अपने लाइफ में आगे बढ़ता है। तो और वो हमेशा अलग होता है, हमेशा डिफरेंट होता है। Read the interview that follows. It is based on a conversation between Mrs. Bela Raja, editor of Sparsh, and a newsletter from the Resource Center, the Valley School, Bangalore, and Mr. Hafiz Contractor, one of India's leading architects. तो ये कॉन्वर्जेसन है स्टूडेंट्स बिटवीन टू पीपल, मिस बेला राजा और हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर। चलिए देखते हैं स्टार्ट कैसे होता है। हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। अनहैप्पी का मतलब है दुखी। उसका हफीज़ जी का बचपन काफ़ी बुरा बीता है, काफ़ी अपसेटिंग बीता है। ही लव डूइंग थिंग्स बट डिटेस्टेड मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गेव हिम द शिवर्स। तो डिटेस्टेड का मतलब है नॉट इंटरेस्टेड, ज़्यादा कुछ लगाव नहीं था उनको मैकेनिकल लर्निंग से। और मैथमेटिक्स गेव हिम शिवर्स, शिवर्स का मतलब है उनको बॉडी में कांटे आते थे, उनको नहीं पसंद आता था वो चीज़, डर लगता था। What his principal once said to him influenced him deeply. एक बार उसने अपने प्रिंसिपल से कुछ बात सुनी और उस बात से वो काफ़ी इंस्पायर हो गए। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स इंटरव्यू कैसे स्टार्ट होता है। तो एच सी का पहले देखते हैं। तो I used to have this terrible nightmare. Only now, over the last 4 to 5 years, it seemed to have disappeared. सो एच सी कहते हैं कि मुझे एक नाइटमेयर, टेरेबल नाइटमेयर का मतलब है रात को बड़े अजीब से और डरावने सपने आते थे। अभी नहीं आते, बट लास्ट 4 to 5 years नहीं आते, लेकिन पहले आते थे और वो काफ़ी कम हो गए हैं। डिसअपेयर्ड का मतलब है ऑलमोस्ट गायब हो गए हैं। ठीक है, तो उस पर देखिए बी आर क्या बोलते हैं। बी आर बोलते हैं व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड वाई डू यू थिंक इट हैज़ डिसअपियर्ड नाउ। किस नाइटमेयर के बारे में आप बात कर रहे हो और क्यों तुम्हें ऐसा लगता है कि वो डिसअपियर हो गए हैं। उस पर देखिए एच सी क्या बोलते हैं। एच सी बोलते हैं आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर्स अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ्स एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मुझे नाइटमेयर आते थे रात को कि मैं एक एग्ज़ाम अपेयर कर रहा हूँ मैथ्स का, और मुझे कुछ, वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग का मतलब है मुझे तब कुछ नहीं आता और मैं वो एग्ज़ाम अपेयर कर रहा हूँ। Now the psyche must have gotten over it. I don't have to think about education and there is absolutely no time to get nightmares. ठीक है, तो साइकी का मतलब है मेंटालिटी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये बोलते हैं कि अभी ऐसा हो गया है कि अभी मैं उससे ओवरकम आ चुका हूँ, मैं उससे बाहर, गॉटन ओवर इट का मतलब है उससे बाहर आ चुका हूँ। बट आई डोंट थिंक आई हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन। अभी मुझे इस समय अपने एजुकेशन के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है और मेरे पास टाइम भी नहीं है ऐसे बुरे सपने आने के लिए। ठीक है, तो इंटरव्यू आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट, चलिए देखते हैं और क्या क्या कॉन्वर्जेसन एच सी और बी आर के बीच होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम पेज नंबर 26 पे हैं। चलिए देखते हैं स्टोरी आगे कैसे आगे बढ़ती है। तो उस पर बी आर उन्हें पूछते हैं टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरीज इन स्कूल। अर्लीस्ट का मतलब है बताइए मुझे स्कूल की कोई तुम्हारी मेमोरीज जो सबसे ताज़ा हो। तो उस पर एच सी बोलते हैं यानी कि हफीज़ बोलते हैं इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। सो फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में जब वो थे तो वो काफ़ी अच्छे स्टूडेंट थे, लेकिन जब वो थर्ड स्टैंडर्ड पे पहुँचे तो उन्होंने अपना इंटरेस्ट लूज़ कर लिया स्टडीज़ के प्रति। ठीक है,
I used to be interested in games, running around, playing jokes and pranks on others. मैं पहले इंटरेस्टेड था गेम्स में, यहाँ वहाँ भटकना, जोक करना लोगों पे, और लोगों पे प्रैंक। प्रैंक का मतलब है हम करते हैं कभी कभी किसी पे कि किसी का मजाक उड़ाना बेसिकली। ठीक है। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम्स। वो एग्ज़ाम के टाइम पे कॉपी करते थे लोगों से, बाकी बच्चों से। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडीड इट। ठीक है। वो क्या करते थे कि वो एग्जामिनेशन का जो पेपर है वो ख़रीद लेते थे और उसके ऊपर उसको प्रिपेयर करते थे। एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टॉट टू मी इन क्लास। वो इसलिए ये चीज़ करते थे क्योंकि उनको चीज़ें याद नहीं रहती थी जो उन्हें क्लास में सिखाई गई थी। However, later, one sentence spoken to me by my principal changed my life. वो बोलते हैं एक सेंटेंस उनको बताया था उनकी प्रिंसिपल ने, जिन्होंने उनकी लाइफ चेंज कर दी। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे स्टूडेंट्स। When I approached my 11th standard, the principal called me and said, "Look here, son, I have been seeing you from day one." तो जब वो 11th स्टैंडर्ड में पहुँचे तो प्रिंसिपल ने उन्हें बुलाया, हफीज़ जी को बुलाया और कहा, "लुक योर सन, आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम डे वन." यहाँ देखो बेटे, मैं आपको पहले दिन से देख रही हूँ। ठीक है। यू आर अ गुड स्टूडेंट बट यू नेवर स्टडीड। तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन तुमने कभी पढ़ाई नहीं की। आई हैव टेकन केयर ऑफ़ यू टिल टुडे, नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ। मैंने स्टार्टिंग से तुम्हारी देखभाल टेक केयर किया है, लेकिन आई कैन नो लॉन्गर मतलब अभी वो नहीं कर सकते, टेक केयर ऑफ़ यू, सो यू डू इट योर सेल्फ, तुम खुद से कर लो। He talked to me for 5 minutes. You don't have your father. Your mother has worked so hard to bring you up and paid all your fees all these years. But you have only played games. ठीक है। तो उस पर प्रिंसिपल ने उनसे 5 मिनट बात करी और कहा कि आपके पास पापा नहीं है और आपकी माँ ने क्या किया है, बहुत काम किया है आपको बड़ा करने के लिए, ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल योर फीस, सारी तुम्हारी फ़ीस पे करी है इतने सारे साल। बट तुमने क्या किया है, तुम सिर्फ गेम खेले हो। नाउ यू शुड राइज टू द ओकेजन एंड स्टडी। राइज टू द ओकेजन का मतलब है जाग जाना, अभी तुम जाग जाओ और पढ़ाई करो। ठीक है। आई यूज़ टू बी वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो हफीज़ जी कहते हैं कि वो काफ़ी अच्छे स्पोर्ट्समैन थे। आई हैड बीन द सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स एंड आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। वो एक सीनियर चैम्पियन थे बहुत सालों तक और वो एक क्रिकेट कैप्टन भी थे। ठीक है। आई यूज़ टू प्ले एवरी गेम बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। मैं सारे गेम खेलता था बट उस साल मैं गेम खेलने नहीं आया फील्ड पे। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मैं प्रेयर करने जाता था, मैं बस खाता था और पढ़ाई करता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन एसएससी आई कुड नॉट डू दैट। मैं हमेशा कॉपी करके पास होता था, लेकिन जब मैं एसएससी में पहुंचा तब मुझे पता चला कि मैं नहीं कर सकता ये चीज़। When I got a second class, 50% in my SSC, my principal said, "Son, consider yourself as having got a distinction." जब मुझे सेकंड क्लास मिला, 50% मिले इन एसएससी एग्जामिनेशन, तब मुझे प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा, कंसिडर योर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन। सोचो कि तुम्हें डिस्टिंक्शन ही मिला है। दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज़। ये मेरी मेमोरी है स्कूल डेज़ की। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैंने बहुत सारी बाकी की चीज़ें की हैं। सी एज फार एज मेनी थिंग्स आर कंसर्न आई कॉन्ट रिमेंबर, आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। हफीज़ जी कहते हैं कि मैंने बहुत सारी चीज़ें की हैं और मुझे चीज़ें ध्यान में नहीं रहती। आई कॉन्ट रिमेंबर, मैं भूल जाता हूँ। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजीली। टू रिमेंबर, आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। अगर मुझे कोई चीज़ याद रखनी होगी तो मुझे उसे फ़ोटोग्राफ के तौर पर, एक पिक्चर के तौर पर याद रखनी होती है। ओके। काफ़ी इंटरेस्टिंग होते जा रहा है स्टूडेंट। चलिए देखते हैं हफीज़ जी और आगे क्या बोलते हैं और उस पर बी आर का क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 27 पे हैं। चलिए देखते हैं कैसे आगे बढ़ता है। हफीज़ जी कहते हैं, आई रेड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। हफीज़ जी कहते हैं अगर वो कोई बुक पढ़ते हैं तो वो मैटर रिमेंबर नहीं कर पाते, लेकिन वो फोटोग्राफ के फॉर्म में चीज़ें याद रखते हैं। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। वो कहते हैं ऐसा काम होता है मेरा। उस पर बी आर बोलते हैं, वेन यू वर इन स्कूल एंड यू वर डूइंग बैडली, डिड द टीचर पुल यू अप एंड हाउ डिड यू फील।
तो बी आर कहते हैं जब तुम स्कूल में थे और जो तुम परफॉर्म नहीं कर रहे थे, तुम्हारे ग्रेड्स काफ़ी गिर रहे थे, डिड द टीचर पुल यू अप? पुल यू अप का मतलब है तुम्हें डंडा देना। क्या तुम्हें डंडा दिया था टीचर ने, और तुम्हें कैसा फील हुआ था? तो उस पर एच सी बोलते हैं आई नेवर फेल्ट एनी थिंग ऑन बींग पुल्ड अप। एच सी कहते हैं कि मुझे कभी कुछ लगा ही नहीं कि वो मुझे डंडा दे रहे हैं। आई यूज़ टू बी सो इंटरेस्टेड इन प्लेइंग आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। मैं खेलने में इतना मग्न होता था कि मुझे आई वुड रिसीव अ कैनिंग। कैनिंग का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कैनिंग का मतलब है मारना, और वो भी बेत से मारना। ठीक है, तो उस पर बी आर बोलते हैं वेन यू न्यू दैट यू हैड इनकर्ड द wrath ऑफ योर टीचर बाय नॉट डूइंग योर होमवर्क और बाय बिहेविंग बैडली, when did you knew you would get a canning? What was your state of mind? तो बी आर पूछते हैं तुम्हें कब पता, when had you incurred? incurred का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? incurred का मतलब है पता चलना। wrath ऑफ योर टीचर्स का मतलब है, wrath का मतलब है गुस्सा, बहुत तेज़ गुस्सा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जब कैसे तुम्हें पता चलता था कि तुम्हारी टीचर तुम पे गुस्सा कर रहे हैं, और जब तुम होमवर्क नहीं करके जाते थे, या फिर तुम बिहेविंग बैडली यानी कि सही से ढंग ढंग से नहीं पेश आते थे। व्हेन यू न्यू यू वुड गेट अ कैनिंग, तुम्हारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा था जब तुम्हें पता चलता था कि तुम्हें अब मार पड़ने वाली है? उस पर देखते हैं एच सी क्या बोलते हैं। एच सी कहते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड केन यू। तो एच सी बोलते हैं कि स्टेट ऑफ माइंड का क्या है, मेरा सिर्फ हाथ में आगे करता था और वो मुझे हाथ पे मारते थे। इट वुड हर्ट बैडली बट देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वांट टू गो एंड प्ले। तो एच सी बोलते थे मुझे दर्द तो काफ़ी होता था लेकिन मैं भूल जाता था क्योंकि मुझे खेलना था तभी। ओके, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर और थ्रेटेंड। तो इनसिक्योर का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? चलिए देखते हैं। इनसिक्योर का मतलब है असुरक्षित। ठीक है, या थ्रेटेंड का मतलब है खतरे में। क्या तुम्हें ऐसा लगा कि तुम असुरक्षित या खतरे में हो? चलिए देखते हैं उस पर एच सी क्या बताते हैं। एच सी बोलते हैं कि आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। आई वॉज मोस्टली इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। तो एच सी बोलते हैं कि मुझे सिर्फ खेलने में मज़ा आता था और कुछ नहीं। आई वॉज इंटरेस्टेड इन फ़नी प्रैंक्स। फ़नी प्रैंक्स का मतलब है लोगों का मजाक उड़ाना। ठीक है, वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। तो एक दिन मुझे पढ़ाई नहीं करनी थी, तो मैंने क्या किया, मैंने डिस्ट्रैक्शन एक खड़ा कर दिया। डिस्ट्रैक्शन का मतलब है कि अगर कोई इंसान किसी चीज़ पे फोकस करता है और वो फोकस वाली चीज़ को कोई बाधा डालता है तो उसे डिस्ट्रैक्शन बोलते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, फॉर वन होल आवर वी प्लेड चोर पुलिस। एक पूरा घंटा उन्होंने क्या खेला? चोर पुलिस खेला। ठीक है, एवरी सैटरडे वी वर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। एवरी सैटरडे हमें अलाउड था कि हम टाउन में जाके कोई मूवी देखें। सो वॉट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40 to 50 स्टूडेंट्स एंड रन एंड बाय द टिकट्स। तो मैं क्या करता था, मैं लंच नहीं करता था और मैं सारा पैसा 40 से 50 स्टूडेंट से ले लेता था एंड जाके टिकट्स खरीदता था। ऑन माई वे बैक आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट। तो जब वो बाहर वापस मूवी देख के वापस घर जाते थे, ईट माई हार्ट्स कंटेंट का मतलब है पेट भर पेट खाना। ठीक है, हार्ट्स कंटेंट का मतलब है भरपेट, किसी भी चीज़ जो काफ़ी खुशी देती हो, जिससे आपका पेट भरता हो। ठीक है, ओके। आई यूज़ टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग, वी वुड हैव गैंग फाइट्स एंड प्लान स्ट्रैटेजीज। मैं एक लीडर था गैंग का और हम लोग गैंग फाइट करते थे और हम लोग स्ट्रैटेजी प्लान करते थे, षड्यंत्र रचते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन एकेडमिक्स। तो ये सब चीज़ें करने में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आता था, मुझे एकेडमिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स कहानी आगे कैसे बढ़ती है और हफीज़ जी दुनिया के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर कैसे बनते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 28 पे हैं। चलिए देखते हैं कहानी कैसे आगे बढ़ती है। स्टूडेंट्स यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक्स फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू। आई प्रॉबली ओपन देम वन डे बिफोर एग्जाम्स। तो हफीज़ जी कहते हैं कि मैं अपनी लोग स्टूडेंट्स क्या करते थे, वो अपनी टेक्स्ट बुक टेक्स्ट बुक बुक कर लेते थे पहले से ही, क्योंकि वो बहुत ब्रांड न्यू रहती थी। वो तो कभी हफीज़ जी खोलते ही नहीं थे, सिर्फ एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही खोलते थे। सो बाकी स्टूडेंट जो रहते थे वो बुक कर लेते थे अपना
हाफिज़ जी की टेक्स्ट बुक्स, ताकि उनके नई खरीदनी ना पड़े। ठीक है, चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आप कहानी आगे कैसे बढ़ती है। He stumbled on architecture because he knew little French and less German. तो हफीज़ जी आर्किटेक्चर फील्ड में कैसे पहुँचे, तो उनको थोड़ा बहुत फ्रेंच आता था और थोड़ा सा जर्मन आता था। ही वॉज ऑफ बीट इवन इन द प्रैंक्स दैट ही प्लेड ऑन अदर्स। ऑफ बीट का मतलब है संतुलित ना रहना। तो जब वो लोगों पे ऐसे हंसी मजाक करते थे, वो संतुलित नहीं रहते थे, उनको ठीक नहीं लगता था। When he found his calling there was no looking back. फाउंड हिज कॉलिंग का मतलब है स्टूडेंट्स कि उनको पता चला कि मुझे ये चीज़ करनी है ज़िंदगी में, तब देयर वॉज नो लुकिंग बैक। नो लुकिंग बैक का मतलब है फिर पीछे मुड़कर देखना नहीं था। ओके, चलिए देखते हैं उस पर बी आर क्या बोलते हैं। बी आर बोलते हैं हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ओके, तो उस पर एच सी देखते हैं क्या रिप्लाई करते हैं। एच सी बोलते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर। वो कहते हैं कि आर्किटेक्चर कॉलेज में और नोबडी जिनको 80-85% थे वो अलाउड नहीं थे। आई हैड ओनली 50%, मेरे से 50% थे, और मुझे आर्मी ज्वाइन करना था। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन दी आर्मी। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। मुझे एडमिशन लेटर तो मिल गया था, लेकिन मेरी आंटी ने उसे फाड़ दिया। टोर इट अप का मतलब है फाड़ देना। देन आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या ज्वाइन करना है, पुलिस फोर्स ज्वाइन करना है। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे। मेरी माँ ने कहा कि पुलिस फोर्स मत ज्वाइन करो, अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। तो मैं जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे पहुँच गया। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। देयर आई वॉज to either take French or German. Though I had studied French for 7 years, I did not know 7 words of French. तो मुझे वहाँ पे फ्रेंच लेना था या फिर जर्मन लेना था, और मैंने फ्रेंच 7 साल सीखा था, लेकिन मुझे एक 7 वर्ड भी नहीं आते। 7 words ऑफ फ्रेंच भी मुझे पता नहीं थे, तो मैंने जर्मन ले लिया। सो आई टुक जर्मन। देन माई जर्मन टीचर डाइड। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज। मेरी जो जर्मन टीचर थी उनकी मृत्यु हो गई, तो कॉलेज ने क्या कहा कि मैं कॉलेज चेंज कर सकता हूँ या फिर। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स पेज नंबर 29 पे ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 29 पे हैं। तो उनके कॉलेज ने उनसे कहा कि या तुम कॉलेज चेंज कर लो या फिर फ्रेंच ले लो। नाउ who would give me admission in another college? I had got admission to जय हिंद by influence। ठीक है, उन्होंने कहा कि अभी उनको कौन लास्ट मोमेंट पे एडमिशन देगा किसी दूसरे कॉलेज में, और उनको ये कॉलेज में एडमिशन मिला था क्योंकि उनका कोई इन्फ्लुएंस मतलब जान पहचान। ठीक है, सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, शी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ। ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो मैं फ़्रेंच ले लिया एंड मैं फ्रेंच सीखने लग गया। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, उन्होंने अपनी कज़िन से सीखा, और वो एक आर्किटेक्चरल इंसान की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच। मैं एक आर्किटेक्चर के ऑफिस में जाता था फ्रेंच सीखने के लिए। बी आर उस पर बोलते हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वॉन्टेड टू डू आर्किटेक्चर। क्या तभी तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें आर्किटेक्चर करना है। उस पर एच सी बोलते हैं एक्चुअली इट हैपेंड क्वाइट बाई चांस। बाई चांस मतलब ये चीज़ गलती से हो गई। इन द आर्किटेक्चर्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल। आर्किटेक्चर ऑफिस में मैंने देखा कि कोई इंसान है जो विंडो डिटेल यानी कि एक विंडो का तस्वीर बना रहा था। और विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग। वो कहते हैं कि विंडो डिटेल एक बहुत ही एडवांस ड्राइंग है। I told him that his drawing was wrong, that the window he had drawn would not open. मैंने उसे कहा कि उसकी ड्राइंग जो है वो गलत है, ये विंडो जो है वो खुलेगा नहीं, जो आपने ड्रॉ किया है वो खुलेगा नहीं। He then had a bet with me and later he found that indeed his drawing was wrong. उसने उसके बाद उसके साथ एक बेट किया और later he found out that indeed उनकी ड्राइंग गलत थी। माई कज़िन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज। उनके कज़िन के जो हस्बैंड थे वो काफ़ी सरप्राइज हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स विच आई इमीडिएटली डिड। तो उनके हस्बैंड ने उनको कुछ चीज़ें ड्रॉ करने को बोली हफीज़ जी को, और फिर उन्होंने इमीडिएटली वो चीज़ें ड्रॉ कर दी, तुरंत ड्रॉ कर दी। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड अ हाउस। उन्होंने एक हाउस का डिज़ाइन बनाने को कहा, तो उसने हाउस का डिज़ाइन बना दिया।
आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। तो उन्होंने उनको क्या कहा कि सब कुछ छोड़ दो, ड्रॉप एवरीथिंग एंड जॉइन आर्किटेक्चर। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज। हम प्रिंसिपल को मिलने गए कॉलेज में। द प्रिंसिपल वॉर्नड मी, वॉर्नड का मतलब है धमकी दे दी कि आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्जाम बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्जाम में बैठने दूंगी, लेकिन अगर तुमने डू नॉट डू वेल, इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन। अगर तुमने ठीक से पढ़ाई नहीं की तो मैं तुम्हें अलाउ नहीं करूँगी कि तुम जाके आर्किटेक्चरल फर्म ज्वाइन करो। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक। मुझे एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ मिला। और फ्रॉम केक वॉक का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? केक वॉक का मतलब है बहुत ही आसान हो जाना। कोई भी चीज़ जो आपके लिए काफ़ी आसान हो जाती है उसे हम केक वॉक बोलते हैं, ठीक है, और काफ़ी ईजी हो जाती है। आई हैड नेवर मेड अ प्लान बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक लाइक फ्रॉम द टॉप। मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था, लेकिन मुझे पता था कि ऊपर से चीज़ें कैसी लगती हैं। आई हैड नेवर नोन वॉट अ सेक्शन वॉज बट आई न्यू इफ़ यू कुड कट अ प्लान वॉट इट वुड लुक लाइक। मुझे नहीं पता था कि पहले सेक्शन क्या होता है, ठीक है। ये एक आर्किटेक्चरल वर्ड है स्टूडेंट्स, और लेकिन उन्हें तब पता चला जब उन्होंने एक प्लान बनाना चालू कर दिया। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट। मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हमेशा, थ्रू आउट का मतलब है हमेशा, उसके बाद आफ्टर दैट। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वॉट आई यूज़ टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इन सब की अंडरस्टैंडिंग तब आई जब मैं खेलता था स्कूल के टाइम पे, ठीक है। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बेहराम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन, ठीक है। उनका एक फ्रेंड था बेहराम दिवेचा करके, उनके बीच उनका कंपटीशन होता था डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एम्यूनिशन का। तो वो फोर्ट्स गन्स और एम्यूनिशन का मतलब है अस्त्र वस्त्र जो बनाते हैं फाइट में, वो चीज़ें बनाने का उनका डिज़ाइनिंग का कंपटीशन होता था। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट। हर एक इंसान कुछ ऐसा डिज़ाइन करता था एफर्ट डाल के कि वो चीज़ थोड़ी अलग लगे, अनोखी लगे। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 30 पे हैं। In school, when I was in the second or third standard, one of my teachers, Mrs. Gupta, saw my sketches and told me। तो जब वो सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड में थे तब एक टीचर थी उनकी मिसेस गुप्ता। जब उन्होंने उनका स्केचेस देखा तो उन्होंने कहा, सी यू आर यूज़लेस इन एवरीथिंग एल्स बट योर स्केचेस आर गुड। उन्होंने कहा कि तुम बाकी सब चीज़ों में यूज़लेस हो, कुछ काम के नहीं हो, लेकिन तुम्हारे जो स्केचेस हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। When you grow up, you become an architect. जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम एक आर्किटेक्ट बनना। I did not know at that time, but she was right. मुझे तभी पता नहीं था, लेकिन शायद वो सही थी। Later, after I became an architect, I went back to meet her and tell her. जब मैं एक आर्किटेक्ट बना तब मैं उनके पास गया और उनको बताने के लिए कि मैं अब आर्किटेक्ट बन गया हूँ। BR उस पर पूछते हैं, why do you think you did not like studies? Was it because you feel you could not cope, could not deal with this curriculum? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम्हें स्टडीज़ पसंद नहीं थी, ठीक है, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम कोप नहीं कर पाओगे। कोप का मतलब है हैंडल नहीं कर पाओगे, या फिर तुम्हें ऐसा लगता था कि तुम डील नहीं कर पाओगे करिकुलम के साथ, तुम समझ नहीं पाओगे। तो उस पर HC बोलते हैं, आई वॉज़ वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, मैथ्स वॉज़ वेरी बैड। वो कहते हैं कि मैं लैंग्वेजेस में काफ़ी बैड था, पुअर था। साइंस एंड जोग्राफी मुझे आ जाता था, लेकिन मैथ्स में मैं काफ़ी बैड था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडी। मुझे कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, मैं सिर्फ स्टडी करता था। सेक ऑफ स्टडिंग का मतलब है करने के लिए मैं पढ़ता था, करना, मार्क्स लाने हैं इसीलिए पढ़ता था। वॉट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days। आज मुझे जो सिखाया है वो मैं कल भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ। मैं इतना बॉदर नहीं करता था क्योंकि उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता था। उस पर BR पूछते हैं, Did you think that what they taught in school was boring, or did you feel that once you understood the concept of what was being taught, you lost interest in the rest of the lesson? तो उस पर BR बोलते हैं, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो काफ़ी बोरिंग है,
या फिर अगर तुम्हें कोई कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है जो तुम्हें पढ़ाया जाता है, तो तुम इंटरेस्ट लूज़ कर लेते हो बाकी पूरे लेसन में। अगर लेसन का कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो तुम पूरा इंटरेस्ट लूज़ कर लेते हो। ऐसा बी आर हफीज़ जी से पूछ रहे हैं। उस पर हफीज़ जी कहते हैं लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट। कहते हैं बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफ़िकल्ट है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे। हम लोग एक दिन कैसे भी बीत जाए वैसे हम जी रहे थे। नाउ डेज there are so many tests. Back then whenever we had tests we used to just copy. आजकल तो इतने सारे टेस्ट हैं। बैक देन मतलब तभी हम सिर्फ कॉपी करते थे टेस्ट में। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क। टीचर को लगता था कि हमने अपना काम कर लिया है। उस पर बी आर कहते हैं देर इज़ अ contention that giftedness and learning disabilities go hand in hand. Do you think this applies to you? ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे वो बोलते हैं, यहाँ पे देखो नए वर्ड्स हैं, कंटेंशन, ठीक है, गिफ्टेडनेस, लर्निंग डिसेबिलिटीज़, ठीक है। तो इसका मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। तो इसका मीनिंग क्या है? फर्स्ट वर्ड है कंटेंशन, जिसका मतलब है विचार। एक विचार समाज बनाया है कि जो आपका स्वाभाविक गुण जो है विच इज़ जो आपको स्वाभाविक चीज़ से ऑलरेडी आता है, और लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसेबिलिटीज़ का मतलब है कमज़ोरियाँ, गो हैंड इन हैंड। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू? क्या तुम्हें लगता है कि ये विचार सही है? उस पर एच सी क्या बोलते हैं? उससे एच सी बोलते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास दोज हु ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स। वो कहते हैं कि तुम्हें जो चीज़ अच्छी लगती है, जो तुम्हें गिफ्ट की गई है, वो नेसेसरी नहीं है कि तुम उस चीज़ में अच्छे हो, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आज जो स्टूडेंट्स हैं मेरे क्लास में जो फर्स्ट और सेकंड आते थे, वो बहुत ऑर्डिनरी जॉब्स आज कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में कर नहीं रहे हैं। ऑर्डिनरी का मतलब है साधारण। उस पर बी आर बोलते हैं हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो बी आर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत सिचुएशन देखे हैं, बहुत सारी जगह पे मैं गया हूँ जहाँ पे लोगों ने कहा है कि सारे ज़्यादा से ज़्यादा क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। वो ज़्यादा कुछ कर नहीं रहे अपनी लाइफ में, ऐसा क्यों? तो उन पे एच सी कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। कि वो कहते हैं कि स्कूल में अपनी लाइफ जीना हमें स्ट्रीट स्मार्ट बनाता है। स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब है कि कोई भी चीज़ खुद से करना, सारी चीज़ें खुद से इंडिपेंडेंटली करना। आई हैव लर्नड मोर बाय डूइंग व्हाट आई डिड ऑन माई ओन। वो कहते हैं कि मैं खुद से जो चीज़ सामने से करी है उसी से चीज़ों से सीखा हूँ, ठीक है। अगर मैंने कोई चीज़ खुद से करी है तो मैं उस चीज़ उस पर्टिकुलर चीज़ से जल्दी सीखा हूँ। चलिए देखते हैं स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 31 पे हैं। वो कहते हैं कि मैंने खुद से सीखी हुई चीज़ मैंने जल्दी सीखी है। देन व्हाट एकेडमिक्स वुड हैव टॉट मी। जो एकेडमिक्स मुझे नहीं सिखा पाया वो मैं खुद से सीख के आगे बढ़ा हूँ। That is because the personality and skills were there. You were able to find expression in a manner you were comfortable with. तो बी आर कहते हैं कि वो इस वजह से हो पाया क्योंकि आपकी पर्सनालिटी और आपकी स्किल यानी कि गुणवत्ता काफ़ी अच्छी थी। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वर कंफर्टेबल विथ। एक्सप्रेशन का मतलब है हाव भाव। आपको आपके हाव भाव या फिर आपकी जो कला है वो आपको समझ में आ गई और आप उससे काफ़ी कंफर्टेबल हो गए थे। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नो बडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग वॉट यू नीडेड टू डू। डिफाइड एवरी रूल का मतलब है ब्रोक, तोड़ देना। जो भी रूल थे वो सारे आपने तोड़ दिए और वही चीज़ थी तो आप वही चीज़ आपको आगे ले पाई और वही चीज़ आपको आगे बढ़ा पाई। तो उस पर एच सी बोलते हैं, हफीज़ जी बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। इफ़ फॉर एग्जाम्पल while in class it started raining outside I would think of the flowing water and how to build a dam to block it. तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं काफ़ी अलग चीज़ों में इंटरेस्टेड था स्कूल में। फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास में जब बारिश होती थी बाहर, मैं सोचता था कि फ्लोइंग वाटर जो है, जो पानी जो बह रहा है, उसको एक डैम कैसे बनाया जाए ताकि वो ब्लॉक हो जाए। I would be thinking about the flow of water within the dam and how much of water the dam would be able to hold. मैं सोचता था कि ये पानी कैसे बह रहा है और ये डैम कितना पानी सेव कर सकता है, कितना पानी
अपने अंदर सेव कर सकता है. दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे. मेरा इंटरेस्ट उसी में रहता था पूरे दिन स्कूल में. When students lost a button while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them for chalk using a blade. तो स्टूडेंट्स जब झगड़ा करते थे और वो बटन अपना खेलते वक्त खो देते थे या फिर झगड़े में खो देते थे, दे वुड कम रनिंग टू मी. वो हफीज़ जी के पास भाग भाग के आते थे और तब हफीज़ जी एक बटन कट करते थे चौक से और ब्लेड का इस्तेमाल करके वो चौक को कट करते थे. डिसिप्लिन इन द स्कूल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव अ बटन मिसिंग. क्योंकि डिसिप्लिन काफ़ी ज़रूरी था स्कूल में, आप तो जानते ही हैं स्टूडेंट्स. और कोई भी स्टूडेंट कुड नॉट अफोर्ड का मतलब है कि एक बटन किसी के पास ना होना स्कूल को अच्छा नहीं लगता था और स्कूल वो चीज़ एंटरटेन नहीं करता था. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विद अ फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर. द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर का मतलब है कि वो स्टूडेंट को तभी स्कूल के अंदर लिया जाता था जब उनका यूनिफॉर्म नीट हो एंड बाकी कुछ मैटर नहीं करता था. यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंड बाय हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर. ये कॉम्प्लेक्स का फ़ोटो है और उन्होंने ये पूरा कॉम्प्लेक्स हफीज़ जी ने डिज़ाइन किया है. देखिए कितना प्यारा और कितना ब्यूटीफुल लग रहा है. तो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में हफीज़ जी यही कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट और आपके जो स्किल है वो ज़्यादा ज़रूरी है और आप क्या करना चाहते हो अपने लाइफ में वो ज़्यादा ज़रूरी है. एजुकेशन मैटर करता है लेकिन आप अपनी लाइफ स्टार्टिंग में एंजॉय कीजिए बट उसके साथ साथ पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए. कमिंग टू द प्रेजेंट, बी आर उस पर पूछते हैं, कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट. तो बी आर अभी पूछते हैं आप डिसाइड कैसे करते हो कि कैसा स्ट्रक्चर आपको आपके क्लाइंट को देना है. स्ट्रक्चर मतलब आकार, किस प्रकार का आकार आपको आपके क्लाइंट को देना चाहिए, उनके बिल्डिंग को देना चाहिए या उनके कॉम्प्लेक्स को देना चाहिए. उस पर हफीज़ जी बोलते हैं मैं क्लाइंट का फेस देखता हूँ, आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, उनके कपड़े देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, द वे ही टॉक्स, जिस तरह से वो बात करते हैं एंड कैसे प्रोनाउंस करते हैं वर्ड्स को, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, जिस तरह से वो खाते हैं उससे मुझे पता चल जाता है वॉट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, उनको क्या चीज़ पसंद आती होगी. आई कैन रिलेट टू पीपल इन अ वे दैट वुड बी कम्फर्टेबल. मैं सोचता हूँ कि मैं रिलेट कर पाता हूँ लोगों को कम्फर्ट, और जब मैं रिलेट कर पाता हूँ तब सामने वाला कंफर्टेबल हो जाता है. रिलेट का मतलब है सामने वाले को समझना. आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट. स्पॉन्टेनियसली का मतलब है स्टूडेंट्स तुरंत, मैं तुरंत एक स्केच बना लेता हूँ पेपर पे एंड दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस, और वही पेपर मैं लोगों को दे देता हूँ अपने ऑफिस में. तो बी आर उस पर बोलते हैं यू डू इट इंस्टिंक्टिवली. इंस्टिंक्टिवली का मतलब है नेचुरली. मतलब बी आर उनको पूछते हैं कि तुम सिर्फ क्लाइंट की शक्ल देख के तुम इतना फास्ट और इतने तजुर्बे से फ़ोटो बना लेते हो. चलिए देखते हैं हफीज़ जी का उनसे क्या रिप्लाई आता है. ओके स्टूडेंट्स, अब हम पेज नंबर 32 पे हैं. उस पर हफीज़ जी बोलते हैं कॉल इट इंस्टिंक्ट, कॉल इट अरिथमेटिक, वॉट एवर. वो बोलते हैं आप चाहे तो इंस्टिंक्ट बुलाओ उसको या अरिथमेटिक बुलाओ, कुछ भी बुला सकते हो आप इसको, ठीक है. वॉट एवर. नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स. अभी वो मेरे पास ऐसा लगता है कि वो मैथ्स जैसा आ रहा है. पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग अ स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स. वो कहते हैं कि डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, ये सारी चीज़ों का मिला के मुझे मैथ्स करना होता है. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own interpretation. ठीक है. तो तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मिस्टर कॉन्ट्रैक्टर ने क्या किया है, अपने खुद के अपने मतलब के लिए समझा है कि मैथ्स कितना ज़्यादा ज़रूरी है. टेकिंग इट फ्रॉम अ सब्जेक्ट ही हेटेड टू अ सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद. वो कहते हैं कि उन्होंने समझा है कि मुझे मैथ्स पहले कभी पसंद नहीं आता था, मुझे काफ़ी डर लगता था मैथ्स,
का नाम सुन के ही, लेकिन मैं अभी उसे काफ़ी अलग तरीके से डील कर रहा हूँ और उन्हें मज़ा भी आ रहा है वो चीज़ डील करने के लिए। और यहाँ पे एटीट्यूड भी बहुत ज़रूरी है स्टूडेंट समझना, कि हफीज़ जी का एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव था उस सब्जेक्ट को लेके। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नेगेटिव था, लेकिन उन्होंने जब पता चला कि यही एक चीज़ है जिससे वो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, तो उनका एटीट्यूड पॉजिटिव हो गया। ओके, तो ये थी कहानी हफीज़ जी की, और काफ़ी मोटिवेशनल कहानी है स्टूडेंट्स। थैंक यू।